समझो। हेरिडिटी जब हम कहते हैं, हेरिडिटी को एक और नाम से हम पुकारते हैं इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी कहो या इनहेरिटेंस कहो, बात एक है। अब सवाल यह है कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस होता क्या है। इट इज बेसिकली इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर। जैसे आपके जो मम्मी पापा होंगे तो आप देखना आपके मम्मी पापा से आपके जो फेस की कटिंग है, बॉडी की कटिंग जो है, नाक मुंह का जो शेप है वो थोड़ा मैच करता है। तो इसका मतलब है कि जो मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। ये जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो हम इसे कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन to another is called as heredity। नॉर्मली क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। तो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीज इन्वॉल्व होता है वो होता है गैमेट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है उसको कैरी करके लाने वाला गैमेट ही तो है। जब गैमेट के फ्यूजन से एक नया इंडिविजुअल बनता है तो जो भी कैरेक्टर आ रहा है मदर और फादर से वो गैमेट्स के अंदर होगा, और गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। एक गैमेटिक सेल है, तो आपको मालूम है ये एक लिविंग सेल है या डेड सेल है, लिविंग सेल है, और लिविंग होने के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी है। तो होता क्या है, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के समय बताया था कि जो एग होता है उस पे स्पर्म आता है और फ्यूज करता है, ठीक है। तो स्पर्म आता है तो फ्यूज करता है, जब वो फ्यूज करेगा, ठीक है, तो फ्यूज करने के बाद इसका न्यूक्लियस केवल एक के अंदर आता है, स्पर्म का न्यूक्लियस केवल एक के अंदर आता है और कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हेरिडिटी और जो इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है या कहीं और होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है क्रोमैटिन मटेरियल, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल ही वो मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेरिडिटी क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन विच बिटवीन द टू जनरेशन द गैमेट्स आर फॉर्मिंग द लिंक और नॉट। जो ब्रिज है एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में, उस ब्रिज का काम कौन कर रहा है, गैमेट्स। एंड द गैमेट्स आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग टू द ऑफस्प्रिंग, एंड द न्यूक्लियस which is containing the chromatin material is carrying the information or not। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और एक बात और इसमें क्लियर है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे भी होता है तो उसमें वेरिएशन जरूर होगा। जैसे मान लीजिए एक ही माँ बाप के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो कभी भी 3 बच्चे एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, होता क्या है, जो गैमेट्स होते हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, आधे क्रोमोसोम होते हैं गैमेट्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग जितने भी हैं सब ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। मतलब मान लो ये 23 है, तो 23 फादर के साइड से आया गैमेट के थ्रू और 23 मदर के साइड से आया, दोनों मिलके क्या हो गया, पेयर, 46 क्रोमोसोम्स। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 मदर के साइड से आता है और 23 फादर के साइड से आता है, फिक्स है। इसमें से एक क्रोमोसोम भी कम ज्यादा हो गया तो आदमी एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है।
मतलब आदमी का बच्चा आदमी जैसा नहीं लगेगा। कभी भी नहीं होता है, या बढ़ गया या घट गया, किसी के एक बाजू नहीं है, पैर नहीं है, बिना पैर का बच्चा जन्म ले लिया, तो वो सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। वो सब क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक नॉर्मल बेबी है तो उसमें 2 हाथ भी होगा, 2 पैर भी होंगे, ठीक है? नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए, घट जाए, तो हर चीज में प्रॉब्लम है। उतने नंबर होने जरूरी है, तभी वो सारे कैरेक्टर अपीयर करेंगे, ठीक है? अब मैंने आपको एक बात कही कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें वेरिएशन जरूर होगा। गाय भैंस के भी बच्चे होते हैं, तो वो 2 बच्चे 3 बच्चे हुए, तो तीनों बच्चे एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। उसका कारण है। कारण क्या है? जब 23 फादर के साइड से आ रहा है और जितने मतलब क्रोमोसोम फादर साइड उतने मदर से भी आ रहा है, तो ये क्रॉसओवर करते हैं। तो क्रॉसओवरिंग में कौन किससे कहां पे टकराएगा ये किसी को नहीं मालूम है। क्रॉसओवरिंग जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, तो मान लीजिए ये मैंने इसको कलर कर दिया, तो कलर वाला जो मान लो कि फादर का है, तो ऐसा ही एक क्रोमोसोम मदर के साइड में भी होगा, ठीक है? अब उसमें टारगेट नहीं करता हूं। तो जो बच्चा है उस बच्चे में आधा फादर के साइड से है, आधा मदर के साइड से है। अब जब दोनों ये आपस में पेयर आउट करते हैं तो वहां पर क्रॉस ओवरिंग होता है। ये डार्कन पार्ट वाला फादर का साइड था, हाँ या नहीं? yes, और ये मदर वाला जो साइड था, एक इस पे क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हुआ। अब क्रॉस ओवरिंग हुआ तो उसके बाद जो गैमेट बनेगा तो उसमें क्या होगा? ये वाला तो पूरा कलरफुल होगा, इसमें आधा कलर वाला रहा, आधा एक नया डेवलप हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही आधा कट इसमें जाके जुड़ गया। अब न तो एग्जैक्टली ये वाला फादर की तरह रहा, न एग्जैक्टली मदर की तरह रहा, तो स्लाइटली डिफरेंट हो गया कि नहीं? तो कुछ कैरेक्टर फादर वाले पेयर होंगे, कुछ कैरेक्टर मदर वाले होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे इतने बच्चे हो, तुम जहां पे बैठे हुए हो वहीं पे बैठे रहो, और तुम यहां से निकलो, तुम 50 बार निकलो, और 50 बार निकलने में जहां जहां तुम्हारा कदम इसमें पड़ेगा, क्या जब 50 बार निकलोगे उसी पोजीशन पे क्या पैर पड़ सकता है कभी भी? तो जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक सारे क्रोमोसोम जहां पहले बार फ्यूज किए थे उसी पोजीशन पे सारे फ्यूज करें। तो जब फ्यूज अलग अलग पोजीशन पे करेंगे तो वेरिएशन अलग अलग होगा या सेम होगा? तो इसीलिए इतने जो हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, वो इसी कारण से राइज होते हैं। एक ही माँ बाप के 2-3 बच्चे भी हैं, तो उनके गैमेट जो फ्यूज हुए आपस में वो अलग अलग प्लेस पे फ्यूज किए, तो इसके कारण वेरिएशन अलग अलग राइज होगा या सेम टाइप का राइज करेगा? आया समझ में? अब जब हम वेरिएशन कह रहे हैं तो वेरिएशन क्यों राइज करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है? अब जो वेरिएशन होता है वो एक स्पीसीज के लिए सही है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है। क्यों हम ऐसा करते हैं समझो। मान लो जैसे हम लोग, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है। क्यों समझो। मान लो वेरिएशन होता है, अब आज जैसा इन्वायरमेंट है, क्या आज से 20 साल के बाद भी ऐसा ही इन्वायरमेंट होगा? कभी नहीं होगा। या तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा या पॉल्यूशन घट जाएगा, बहुत सारी चीजें आ चुके होंगे, हाँ या नहीं? yes, तो एक बात बताओ, आज हमारे अंदर एक ऐसा वेरिएशन है जो हमें हेल्प करता है, या आज जो हमारे अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो हमें ये मदद करते हैं कि इस इन्वायरमेंट में हम कंफर्टेबली रह सकें, हाँ या नहीं? yes, आज से जो 2000 साल पहले जानवर थे इस धरती पे, उन जानवरों को आज लाके रख दे तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएशंस थे वो उस समय मदद कर रहे थे। आज का एनवायरनमेंट कुछ और है, तो आज के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उसी आदमी को मदद होगा जिसका वेरिएशन उसको सूट कर रहा होगा, और यदि वेरिएशन सूट नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। जैसे मान लो एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो जैसे अपने पे पहले लो उसके बाद उस पर आता हूं। मान लो आपके ऊपर मैं बात करता हूं, ठीक है,
आप लोग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको गर्मी अच्छा लगता है, ठंड अच्छी नहीं लगती होगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ठंड अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी नहीं लगती होगी। तुम्ही लोग में किसी को ज्यादा ठंड लगती होगी, किसी को कम ठंड लगती होगी। तो जिसको कम ठंड लग रही है, इसका मतलब ही इज कंफर्टेबल इन कोल्डर क्लाइमेट और नॉट। तो उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको कोल्डर क्लाइमेट में मदद कर रहा है, ठीक है, हाँ या नहीं। और जिसको ज्यादा ठंड लग रहा है उसको मतलब उस कोल्डर क्लाइमेट में उसको मदद वो नहीं कर रहा है। आया समझ में? अब मान लो कि कल क्लाइमेटिक कंडीशन या आज से 10 साल के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन किसी कारण से बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जो जिसको अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है वो यही तो हो सकता है डिफिकल्ट और डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाए। लेकिन जो पहले से ही डिस्कम्फर्ट जोन में था उसका क्या होगा? वो तो सर्वाइव नहीं करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो गया काम से। तो सर्वाइव कौन किया? जिसके अंदर वो वाला वेरिएशन था जो उस एनवायरनमेंट को सूट कर रहा था। आ रहा समझ में? तो यदि स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होगा तो दैट विल बी हेल्पिंग देम टू सर्वाइव इन दिस चेंजिंग क्लाइमेट और नॉट। और यदि वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होता, तो जैसा हम लोगों का जेनेटिकल कंपोजिशन है वैसा ही आगे भी होता। 50 साल के बाद भी होता, वेरिएशन नहीं होता तो वही होता। और 50 साल के बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता वो कुछ और होता। तो सारे के सारे स्पीसीज मरते या नहीं मरते? वो स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जैसे जानते हो उस बात की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना हुआ है कि किसी समय में दुनिया पे डायनासोर्स होते थे। आज क्यों नहीं है डायनासोर्स? वो जो चेंजेस उनके अंदर थे वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को मदद कर रहे थे। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में ऐसा चेंज आया जो उनको मदद नहीं कर रहा था, इस कारण से सारे के सारे मर गए, हाँ या नहीं? यदि उनमें ऐसा वेरिएशन होता कि जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को भी फेवर कर रहा होता तो आज वो सर्वाइव कर रहे होते। उनके जो प्रजातियां हैं जैसे लिजार्ड उजार्ड है, ठीक है, तो आज सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो वेरिएशन थे जो उसमें सर्वाइव करने की मदद किया। आया समझ में? तो ये एक स्पीसीज के लिए सही है या नहीं है? अब एक इंडिविजुअल के लिए सही कैसे नहीं है? मान लो आज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मॉडरेट है, ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है। अब एक बच्चा ऐसा जन्म ले लेता है जिसको ठंड ही फेवर करता है, गर्मी फेवर नहीं करता है। तो जैसे ही गर्मी आएगा तो वो डिस्कम्फर्टेबल जोन में जा सकता है या नहीं? और हो सकता है कि वो उसमें मर भी जाए। तो उसके लिए वो अच्छा हुआ या खराब हुआ? तो वेरिएशन इज गुड फॉर ए स्पीसीज because it will increase the possibility of the survival of the species or existence of the species, but it is not good for the individual because if the variation arises which is not suiting to the environment, then the individual will get eliminated from the environment or not. Yes, sir. So because of this we say that variation is good for the species but not good for the individual. आया समझ में? अब सवाल ये कि वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन कहने का मतलब होता है डिफरेंसेस। ऑल द डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट इनटू द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएशन। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग 20-30 लोग हैं, एक छोटा सा कैरेक्टर लेते हैं नोज, तो नोज का शेप क्या सभी का एक है? सबका स्लाइड वेरिएशन है, ठीक है। तो दिस डिफरेंसेस, all the differences of a character in a species is called as what? Variation. हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं? क्या सब एक जैसे हैं? कार्बन कॉपी है? स्लाइड वेरिएशन सब में है, ठीक है। इसीलिए हम स्लाइडली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो सबका सेम, बेसिक सेम है, स्लाइड डिफरेंसेस हैं। सो व्हेन दीज डिफरेंसेस पुट टुगेदर ऑफ एन स्पीसीज, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, कब हमारे लिए फायदेमंद है, कब नुकसानदेह है, समझ में आ रहा है? अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो ये हेरिडिटी बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, कोई तो ऐसा आदमी होगा जिसने सबसे पहली बार इस बात को, ये तो हम सबको मालूम है कि कैरेक्टर जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, लेकिन कोई तो ऐसा आदमी होगा जो सबसे पहली बार ये बोला होगा और साइंटिफिकली प्रूव किया होगा कि कैरेक्टर जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। कोई तो होगा। सो दैट मैन वाज जॉर्ज जॉन मैंडल, जिसे आप मैंडल भी कह सकते हो।
ठीक है, तो मैंडल वॉज द पर्सन who first of all proved scientifically that how the characters are transferred from one generation to another generation, and because of this reason he is also called as father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन दोनों को स्टडी करते हैं. ऐसा कोई ब्रांच ऑफ साइंस जो हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करता हो उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक्स. और सबसे पहले बार हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया दुनिया को साइंटिफिकली, दैट वाज जॉर्ज जॉन मैंडल, जीजीए मैंडल. तो जॉर्ज जॉन मैंडल वाज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. प्रूफ कैसे करके दिखाया? पढ़ना है बेटा, बता रहे हैं भगवान. The characters are transferred from one generation to another generation. It is not that the earlier the people were not knowing that the character are transferred. लोगों को मालूम था कि कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, लेकिन लोगों को साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम था. जैसे पहले मैथोलॉजी बहुत लोग मानते थे. मैथोलॉजी मीन्स भगवान में बिलीव करना. जैसे यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं, ठीक है. तो हिंदू में 3 ग्रेट पर्सन हैं जिनका नाम है ब्रह्म. कोई राम कहानी थोड़े से, ब्रह्मा जी है, दैट इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. जादू को डंडा घुमाया और यो प्रकट हो गई लड़की, यो प्रकट हो गया, यो दीवार बन गया और ये पेड़ उग गया, पौधा है. क्योंकि मैथोलॉजी में लिखा हुआ है, हमें भी यही समझाया गया है बचपन से, ठीक है. एक बात बताओ, तुम्हें जो सिखाया जाए वही तो करोगे तुम. तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कि भगवान जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ना, अरे ऐसे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्या हो जाएगा? तो ऐसे बता रखा है, हम भी ऐसे जोड़ते हैं. यदि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो उन्हें प्रणाम करने के ऐसे तरीके बताए गए हैं, तो वो ऐसे करते बेचारे, ठीक है. ये वो क्रिश्चियन टू 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 भाई, सबके अलग अलग तरीके, लेकिन they are just giving regard to their God or not? Yes, God is what? God is nothing. God is super power. We consider them as a super power. अब जैसे मान अमेरिका बात कर रहे थे मैंडल जी की, तो मैंडल जी जो थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने पे, और एक्सपेरिमेंट तो मैंने कहा कि प्रूफ होना चाहिए. प्रूफ के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तो आप प्रूफ कर पाओगे कि कैसे कैरेक्टर जो थे, बात नहीं, कैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. तो मैंडल जो थे, मैंडल did 2 experiments. Mandel did 2 experiments, and for his experiment he took pea plant. उसने क्या लिया? पी प्लांट, जिसे हम पाइसियम स्टेडियम भी कहते हैं साइंटिफिकली, ठीक है. तो पाइसियम स्टेडियम लिया उसने. अब सवाल ये होता है कि उसने पाइसियम स्टेडियम ही क्यों लिया? उसने इसलिए लिया क्योंकि उसे कैरेक्टर के ट्रांसफर के बारे में स्टडी करना था. तो उसमें बहुत सारे जनरेशन को स्टडी करना होगा, तो उसके लिए एक ऐसा चीज चाहिए जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो या लॉन्ग हो? शॉर्ट. तो इस प्लांट का लाइफ स्पैन जो था वो शॉर्ट था. तो रीजंस फॉर चूजिंग द पी प्लांट वाज शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन. ऐसा समझ में? दूसरा रीजन था कि इसमें जो फ्लावर्स थे वो लार्ज नंबर में थे और बाइसेक्सुअल थे. इससे क्या होता है, जब वो चाहता था कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि फ्लावर क्लोज है, बाइसेक्सुअल है, तो अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कोई बाहर से कोई जरूरत नहीं है. जब उसे चाहेगा क्रॉस करने के लिए तो उसको खोल के आर्टिफिशियली और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है. तो हमें एक ऐसा फ्लावर प्लांट चाहिए था जिसमें वो क्लोज हो, ताकि जब हम चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन कर लें, जब चाहें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो. तो जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स वर large in number and bisexual and
बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसके अलावा जो कैरेक्टर थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। अब जैसे मान लो यहाँ पे जितने तुम लोग हो, अब मैं कहूं कॉन्ट्रास्टिंग फेस कलर, तो कॉन्ट्रास्टिंग फेस कलर क्या है, या तो फेयर हो या वो डार्क हो। अब इसी में इतने बच्चे हैं तो मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनको न तो हम पूरी तरीके से फेयर कर सकते हैं न पूरी तरीके से डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको फेयर में रखा जाए या डार्क में रखा जाए फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर यदि होगा तो स्टडी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला उसने प्लांट खोजा और इस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। तो इसे आइडेंटिफाई करना आसान था या नहीं? तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर प्रेजेंट। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको स्टडी करना आसान हो या नहीं? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स मेंडल टुक द पी प्लांट और उसने इसमें 7 कैरेक्टर थे जिनके बारे में उसने स्टडी किया। और वो 7 कैरेक्टर जिनके बारे में उसने स्टडी किया वो थे हाइट ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, ओ कलर ऑफ सीड। ये 7 कैरेक्टर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 कैरेक्टर के बारे में उसने स्टडी किया। अब इनके तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। यदि हाइट ऑफ द प्लांट की बात करें तो या तो टॉल थे या डॉग थे, या तो बहुत लंबे थे बेल थी या वह छोटे छोटे साइज के थे। तो पहचानना आसान होगा कि नहीं होगा? अब मान लो तुम ही लोग हो यहाँ पे, अब मैं किसे डॉग कहूं किसे टॉल कहूं उसमें बहुत बड़ी झमेला है, क्योंकि मोस्टली तुम लोग जो वो एक इंटरमीडिएट साइज के हो, मॉडरेट साइज के हो, तो उसे ना तो मैं लंबा कर सकता हूं ना मैं उसे डॉग कर सकता हूं। तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जरूरत थी। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो सभी में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे, इसीलिए उसने इस प्लांट को चूज किया। अब मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड उसने 3 लॉ दिए। उसने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,